अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, तो बेटा कल हमारा तज़किरा चल रहा था that how we were discussing about the overall economic system and the utility of taxes। ठीक है, जब आप टैक्स पढ़ रहे हो, दिस सब्जेक्ट इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस दिस इज़ अ फिस्कल मेजर। मुल्क चल रहा है, इससे पैसा कलेक्ट हो रहा है, मुल्क गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, बजट बन रहा है, एक्सपेंडिचर्स भी हो रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन आपका कलेक्ट किया हुआ टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम है, उनके लिए एक्सपेंसेस क्या हैं? वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जो रोड बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, समझ रहे हो बात को, जो भी काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, वो उनके लिए एक्सपेंसेस है। बजट बनता है, बजट डेफिसिट मैंने आपको बताया कल क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये मैंने कल आपको एक उसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया। ये कोई इकोनॉमिक्स का तो क्लास है नहीं, सेशन है नहीं, लेकिन मैंने एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया। ये चीज़ें आपने शायद इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, बातें क्लियर थी सबको? आर वी ऑन द सेम वेवलेंथ? ऐसा ही है, गुड। आज हम बात करते हैं इस वर्ड इनकम टैक्स पर। कुछ इनकम टैक्स, इसका एक डिटेल्ड स्कोप भी आएगा, सेक्शन नंबर 4 है। उस स्कोप पर जाने से पहले हम थोड़ा सा प्रिलिमिनरी डिस्कशन करेंगे और फिर हम आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। इनकम टैक्स, इस वर्ड के ऊपर हमने गौर करना है। इनकम पर भी, टैक्स पर भी। टैक्स के मानी हमने देखे। टैक्स के मतलब होते हैं बर्डन, बोझ। ठीक है, टैक्स इज अ चार्ज, बर्डन, बोझ। और हमने ये भी देखा कि इनकम टैक्स के ऊपर बहुत बातें होंगी। टैक्स क्या है, कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या रेट होता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि यही टैक्स जो कि बर्डन है या चार्ज है के लिए, यही टैक्स रेवेन्यू है फॉर गवर्नमेंट। कैलकुलेट कैसे होगा, क्या होगा, बाद में देखेंगे। आ जाओ इनकम पर, वेरी इंटरेस्टिंग। इनकम, व्हाट इज इनकम? इनकम क्या है? टैक्स की दुनिया में यह डिटरमिन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकम क्या है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये डिटरमिन कर पाएंगे कि व्हाट इज इनकम, उसी पर क्या लग रहा होगा, टैक्स। वैसे तो हम बड़े चौड़े होकर बताते हैं हमारी इनकम इतनी है, हमारी इनकम उतनी है, ऐसे नहीं बताते हैं। मतलब अच्छा, वैसे आम तौर पर इनकम डिस्क्लोज, मिसाल के तौर पर मेरी बेगम मुझसे पूछेगी आपकी इनकम क्या है, मैं डिस्क्लोज करूंगा? तो जैसे कहते हैं ना, ख़वातीन की उम्र नहीं पूछनी चाहिए और मर्द हजरात से उनकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बाहर तौर हम एक दूसरे के ऊपर, जब व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो हम एक दूसरे के लेवल का मुवाजना किससे कर रहे होते हैं? इनकम के थ्रू कर रहे होते हैं ना। तो यार ये तो इतना कमा रहा है, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, यार मैं पीछे रह गया। ओह, ऐसा होता नहीं होता? बाहर ये तो इतने पैसे कमा रहा है। तो वैसे इन नॉर्मल टर्म्स, इन नॉर्मल वर्ल्ड, आवाज आ रही है उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, चलो अल्लाह का शुक्र है। इन नॉर्मल टर्म्स, इन नॉर्मल वर्ल्ड, हम ज्यादा से ज्यादा इनकम बताना चाहेंगे और ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाना चाहेंगे। ऐसा है कि नहीं है? बट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन, टैक्स वाला आके आपसे पूछ रहा, भैया तुम्हारी इनकम कितनी है? यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, ले दे के गुजारा होता है, अल्लाह पाक जो दे दें, दाल रोटी चटनी रोटी,
मैं कहाँ टैक्स पेयर, मेरी इतनी इनकम कहाँ का मैं टैक्स दूँ? क्या ख्याल है? क्योंकि अगर हमने टैक्स वाले को बता दिया कि हमारी इनकम इतनी है तो मसाइल हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो जब हम टैक्स पढ़ते हैं ना, तो टैक्स के जब टैक्स लगाने की बारी आएगी, टैक्स लगने की बारी आएगी, हम बोलेंगे नहीं हमारी इनकम बहुत कम है। आपने आमतौर पर सुना भी होगा कि कंपनीज अपना P&L बना रही हैं और अपने प्रॉफिट्स को अंडर स्टेट कर रही हैं, छुपा रही हैं, जाली एक्सपेंसेस दिखा रही हैं, फेक एक्सपेंसेस दिखा रही हैं। क्या होता है, कैसे होते हैं, बातें बाद में होंगी, लेकिन एक होता है लोग अपनी इनकम कम डिक्लेयर कर रहे हैं, टैक्स कम दे रहे हैं, अपनी इनकम छुपा रहे हैं। ऐसा होता है ना? क्यों? कि जब आप टैक्स की दुनिया की बात करोगे तो टैक्स के अंदर अगर आपने इनकम ज्यादा दिखाई तो उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और जितनी जितनी ज्यादा इनकम होती जाएगी टैक्स का स्लैब उतना बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि टैक्स का एक यूनिफॉर्म रेट नहीं है। हम आएंगे, स्लैब्स भी देखेंगे, कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सब हम देखेंगे। यूनिफॉर्म रेट नहीं है। जैसे जैसे इनकम ऊपर जाती जाएगी स्लैब का रेट बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो टैक्स की दुनिया के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम कोशिश करें जिधर जिधर इनकम को हम कम बताएं। अच्छा भाई, कम बताएं ना बताएं ये तो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम की डेफिनेशन क्या है, किसे हम इनकम कहते हैं। क्या ख्याल है? जब हमें पता होगा व्हाट इज इनकम, देन वी विल बी एबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट रेट्स। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, इनकम क्या है, व्हाट इज इनकम? तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे नॉर्मल डिस्कशन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट के तहत इनकम किसको कहते हैं। फिर हम देखेंगे क्या टैक्स के प्रिंसिपल्स उसके अकॉर्डिंगली हैं या उसमें थोड़ा सा चेंज है, कमी ज्यादती है, उसको देखेंगे हम। इनकम क्या है, किसे कहते हैं इनकम? आपके जहन में कोई आइडिया? व्हाट इज इनकम? रिसीट्स को। गुड, जो चीज भी रिसीव हो जाए इनकम है, ऐसे ही है? ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है। ये जो चीज भी रिसीव हो जाए इनकम है। हाँ बताओ बेटा। अर्नड बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी हैं और अमाउंट अर्न हो गई है तो वो इनकम नहीं है। जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है वो इनकम है, और जो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है वो इनकम नहीं है। जो भी अमाउंट रिसीवेबल है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बार बार जो है ना वो मुझे लग रहा है वायर हिल रहा है, ग्लिच कर रहा है कैमरा। अच्छा भाई, कोई भी अमाउंट जो रिसीवेबल है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया है और ये 2 लाख रुपए मेरे लिए रिसीवेबल है, तो ये मेरी इनकम हो गई। लोन नहीं भी दिया नहीं, अभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया है और ये 2 लाख रुपए मेरे लिए रिसीवेबल है, तो क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है। वो बात की बात है, वो एक अलग उसूल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ज़रा डिबेटेबल टॉपिक है, व्हाट इज इनकम। ठीक है, अब आओ हम देखते हैं कि हमारे आम कॉन्सेप्ट में इनकम किसे कहते हैं। आम कॉन्सेप्ट में पहले हम इनकम की एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनकम की एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम रोज़ाना के बोल चाल में अपनी डेली डीलिंग्स के अंदर किन अमाउंट्स को इनकम ट्रीट करते हैं। लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सैलरी, क्या सैलरी को हम इनकम ट्रीट करते हैं? जी सर, ज्यादा सैलरी की लालच में तो हमने सीए ज्वाइन किया था, हमें थोड़ी पता था सीए होता क्या है, वो तो हम अब भुगत रहे हैं सीए क्या होता है। हमें तो बस किसी ने ये बताया था पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, सैलरी तगड़ी मिलती है। 2-4 कजन्स को भी देखा सीए क्वालिफाई कर गए थे, पैसे अच्छे मिल रहे थे, हमने कहा चलो यहीं कहीं और तो एडमिशन हो रही था, यहीं चलते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ये देखते रहो भाई, इसको ज़रा मॉनिटर कर लो ज़रा। हाँ सर उमर काजी बोले कि कहते 11:25 तक ले जाइए क्लास। ठीक है, सैलरी ठीक है भाई।
क्या सैलरी इनकम है? जी सर, हम सुनते रहते हैं सैलरी इज इनकम, सैलरी इनकम। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दें, कोई लैंडलॉर्ड है, किसी के पास घर है और उसने किसी किराएदार को वो घर रेंट पे दे दिया और उसको रेंटल इनकम मिल रही है, तो क्या हम कहते हैं रेंटल इनकम? ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? आपके वालिद साहब ने, आपके अंकल ने, आपने सुना होगा, रेंट पे प्रॉपर्टी दे दी, या मिसाल के तौर पर कोई रेंट के घर में रह रहा है, वो रेंट पे करता होगा लैंडलॉर्ड को, ऐसा होता है ना? तो जिसको वो रेंट रिसीव हो रहा है उसके लिए क्या है? रेंटल इनकम है। ठीक है, सुना है हमने, नाम सुना है सर? बिल्कुल सुना है। रेंटल इनकम। अच्छा भाई, इसी तरह से मिसाल के तौर पर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल अभी मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सारे के सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई फ्लैट है, कोई फैक्ट्री है, और उसने उसको बेच दिया, उसने उसको सेल कर दिया। 1 करोड़ का फ्लैट लिया, 1 करोड़ 25 लाख में बेच दिया, कितना गेन आ गया? 25 लाख रुपए का गेन आ गया। क्या ये इनकम है? इनकम है। इसको टैक्स की जुबान में कहते हैं कैपिटल गेन। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेयर्स बेचे, किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए मेरे पास, क्या हम में से हर एक को पता है कि शेयर किसको कहते हैं? अल्लाह का शुक्र है, पीआरसी के अंदर बताया है ना किसको बोलते हैं, कंपनी किसको बोलते हैं, शेयर किसको बोलते हैं। एक पीरियड ऐसा भी आया, एक बैच, दो बैचेस ऐसे भी आए जो एएफसी से पीआरसी में ट्रांजिशन था, एएफसी से पीआरसी में ट्रांजिशन था। तो उसमें एएफसी वाले बच्चों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, बेसिक अकाउंटिंग का पेपर ही नहीं दिया था उन्होंने, और वो ख़त्म हो गया पेपर, उनको एग्जेम्पशन मिल गई। अब उनको मैं ये भी समझा रहा हूँ शेयर किसको बोलते हैं, उनको मैं ये भी समझा रहा हूँ ये डेबिट क्यों हो रहा है, डेबिट किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अकाउंटिंग साथ साथ पढ़ रहे हैं। अभी वो जिस पेस पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अब मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, सो इवन आई हैड टू टेल देम दीज बेसिक थिंग्स। सो वी ऑल नो व्हाट इज अ शेयर। ठीक है, लेकिन जब इसका डिस्कशन होगा तो मैं फिर से रिकैप भी कर दूंगा शेयर किसको बोलते हैं, टेंशन नहीं लो। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, बाद में पता लग जाएगा शेयर किसको बोलते हैं। कंपनी के ओनरशिप परसेंटेज को शेयर बोलते हैं। ठीक है, कंपनी के ओनरशिप यूनिट को शेयर बोलते हैं। आसान, सबसे आसान लफ्जों में बता रहा हूं मैं, अभी टेक्निकल नहीं हो रहा मैं, अभी मैं किसी भी स्टेज पे टेक्निकल नहीं होऊंगा, टेक्निकल विद द पैसेज ऑफ टाइम हम होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा, गेन हुआ, शेयर्स को बेचा, गेन हुआ, किधर जाता है ये, क्या कहलाता है टैक्स की जुबान में? कैपिटल गेन। देखा है हमने, ये आम ऑब्जर्वेशंस है हमारी, कॉमन ऑब्जर्वेशंस है हमारी। अभी मैं जेनरिक नहीं हो रहा, अभी मैं बड़ा स्पेसिफिक हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, क्योंकि एसेट्स को सेल करना इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, वो थोड़ा सा डेंजरस टर्म है, उस पर हम आते हैं। सारे एसेट्स को सेल नहीं करना। देखो मैंने जिधर जिस चीज की एग्जांपल दी है वही रखना, पता लगे किसी ने अपनी तरफ से सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह किसी ने सेल ऑफ मशीनरी लिख दिया इधर, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो मिसाल दी है वही लिखना, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं कैपिटल गेन क्या है। जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। अभी जो बात लिखी है वही। आर यू गेटिंग दिस? एग्जाम्पल, कोई बिजनेस करता है, अब जो एग्जांपल आ रही है वो तो आप सबने बहुत दफा अकाउंटिंग का पीएनएल बनाया है। ठीक है, कोई ट्रेडिंग कंपनी है, वो ट्रेडिंग कर रही है, तो उसको क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, नहीं बनाते? गुड्स बेचे हैं, सर रॉ मटेरियल परचेज किया है, वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया है, मैन्युफैक्चरिंग की है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, वो फिनिश गुड सेल कर दिए, वो फिनिश गुड सेल करके आया रेवेन्यू, लेस होंगे उसमें से एक्सपेंसेस, आ जाएगी हमारी इनकम, प्रॉफिट आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे टैक्स की जुबान में, जिसे हम इनकम कहेंगे, बिजनेस इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे? बिजनेस इनकम। इससे भी हम वाकिफ हैं, नाम सुना हुआ है हमने।
नाम सुना हुआ है हमने, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि टैक्स की दुनिया में भी यही हेड्स ऑफ इनकम है। क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। टैक्स की दुनिया में भी यही है हेड्स ऑफ इनकम। टैक्स की दुनिया में भी 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं: सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, और 5वां होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनके अलावा, इन 4 चीजों के अलावा जो भी इनकम आई, जो भी इनकम कमाई, वो किस वाले पैकेट में चली जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसका पूरा जब सेक्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं जाहिर सी बात है आपको ये स्पेसिफिक सेक्शन नहीं पढ़ा रहा, ये हेड नहीं पढ़ा रहा, तो मैं इससे मुताल्लिक ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं जितनी बात करूंगा सिर्फ उतना ही समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक के पीछे पूरा पूरा चैप्टर है। सैलरी इनकम, इसके ऊपर तो हम 20 से 25 घंटे लगाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है। रेंटल इनकम, ये पूरा हेड ऑफ इनकम है, इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये हमें पढ़ना पड़ेंगे। कैपिटल गेन सबसे इंटरेस्टिंग और टेक्निकल हेड है। कैपिटल गेन बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, बहुत टाइम भी लगेगा, और इसके ऊपर एग्जामिनर तबीयत से टेस्टिंग करता है, तबीयत से, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। वेरी इंटरेस्टिंग हेड। बिजनेस इनकम सैलरी इनकम की तरह ही बड़ा हेड है, बहुत डिस्कशन है इसके अंदर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज छोटा हेड है, डिस्कशन भी छोटी है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं वो सारी हम देखेंगे, वक्त आने पर देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी हमें सिर्फ नाम पता है, नाम के साथ साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट बस। सैलरी इनकम हमें पता है किसको कहते हैं, रेंटल इनकम हमें पता है किसको कहते हैं, कैपिटल गेन मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, 2 एग्जांपल्स तक ही रखो, तीसरी अपनी तरफ से ऐड इसमें अभी मत करना। बिजनेस इनकम हमें पता है किसको कहते हैं, बिजनेस इनकम किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा है कि नहीं? सिंपल है ना। ट्रेडिंग बिजनेसेस भी होते हैं, आपने ट्रेडिंग बिजनेसेस के प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाए होंगे, गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के भी बनाए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग P&L भी बनाया होगा आपने, ऐसा ही है ना? हाँ तो बोलो, ये नहीं बनाया है? ये बनाए या नहीं बनाए, एक बात बताओ। बनाया ना यार, जाओ ना भाई, आवाज चाहिए मुझे, ठीक है? वही बात, बनाया P&L सबने बनाया। वो क्या है? वो बेसिकली आपने बिजनेस इनकम की तो अकाउंटिंग करी, और क्या करी है आपने? वो आपने बिजनेस इनकम ही तो कैलकुलेट करी है। आर यू गेटिंग दिस? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कुछ एग्जांपल्स दे दें, कुछ दूंगा, ज्यादा हम बाद में देखेंगे। एग्जांपल, इंटरेस्ट इनकम, सूदी इनकम आ रही है आपके पास, ठीक है? सूदी इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बस अभी ये एक एग्जांपल लिख लो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिपेंड करता है, अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही है? डिपेंड करता है। कमीशन की इनकम जाती है मिनिमम टैक्स रिजीम में जाती है। कमीशन की इनकम की डिस्कशन आपकी CA फाइनल में आएगी, ठीक है? वो CA इंटर में आएगी भी नहीं, तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट इनकम अभी एक लिख लिया है, इसके ऊपर पूरा सेक्शन है, बहुत सारी इनकम आ रही है इसके अंदर, लेकिन अभी मैं बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, इतनी लिख लो बस। एटसेट्रा लिख लो साथ में, ETC। अच्छा भाई, अभी तक सर हमने ये इनकम देखी है, इनकम के एलिमेंट्स हमारी नज़रों से गुजरे हैं, हमारे मुशाहिदात से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि सर ये इनकम होती है, ठीक है? तो अभी के लिए फॉर नाउ लेट्स मेक दिस अ क्राइटेरिया कि अभी जो हमारा दिमाग कह रहा है वो इनकम है, तो जो इनकम है बेसिकली उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। क्या कहते हैं? तो सर क्या हर रिसीट इनकम होती है? हमने कहा नहीं, हर रिसीट इनकम नहीं होती, हर रिसीट इनकम नहीं होती। मैंने अपने दोस्त से 2 लाख रुपए उधार ले लिए, क्या ये मेरी इनकम है? नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है। इसका मतलब हर रिसीट इनकम नहीं होती।
अभी हमें नहीं पता क्या इनकम होती है क्या नहीं होती है, लेकिन हर रिसीट इनकम नहीं होती। और एक बात हमने लिख ली कि जो रिसीट अभी हमारे मुशाहिदे के हिसाब से, हमारे नजरिए के हिसाब से इनकम है, हमने उसको क्या नाम दे दिया? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट। सो रेवेन्यू रिसीट इज इनकम। रेवेन्यू रिसीट इज इनकम unless specifically exempt under the ordinance। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस ने उसको खास तौर पर एग्जेम्प्ट कर दिया तो वो फिर इस एम्बिट से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। फिर वो रेवेन्यू रिसीट उससे निकल जाएगी, एम्बिट से निकल जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऑर्डिनेंस क्या है? किसको ऑर्डिनेंस बोल रहा हूं मैं ऑर्डिनेंस कह रहा हूं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। जो हमने पढ़ना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो टैक्स लॉ हमने पढ़ना है, उसको मैं ऑर्डिनेंस कह रहा हूं। कहीं मैं प्यार से इसको ITO लिख दूंगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। बात समझ आ रही है? अच्छा, इनकम टैक्स का लॉ सिर्फ ये ऑर्डिनेंस नहीं है। जो लॉ है ना, जो इनकम टैक्स का लॉ है वो सिर्फ ये ऑर्डिनेंस नहीं है। तो सर लॉ में और क्या क्या चीजें शामिल हैं जो हमने पढ़नी है और जो इनकम टैक्स के लॉ में शामिल हैं? ये तो मेन लॉ है ऑर्डिनेंस। इसके अलावा आपके पास इनकम टैक्स रूल्स भी हैं। इसके अलावा आपके पास SRO नोटिफिकेशंस भी हैं, सर्कुलर्स भी हैं, सर्कुलर लेटर्स भी हैं और केस लॉज भी हैं। ये सारी की सारी लॉ की एक्सटेंशन है। ये सारी की सारी चीज़ें भी लॉ का हिस्सा बन जाती हैं किसी न किसी दर्जे में। थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो मेन लॉ है ही, जो हमने पढ़ना है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। इनकम टैक्स रूल्स भी हमारे कोर्स का पार्ट है। जहाँ जगह जगह इनकम टैक्स रूल्स इंक्लूडेड है। मैं बताऊंगा कि रूल्स का मकसद क्या होता है। जब हम पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये भी लॉ का हिस्सा है, ये तो लॉ है ही, ये भी लॉ का हिस्सा है। SRO नोटिफिकेशन के थ्रू लॉ में चेंजेस होती रहती हैं। बजट बना, फाइनेंस एक्ट आ गया, लॉ पास हो गया, अब लॉ में चेंजेस करनी है, कोई चेंजेस करनी है तो वो फिर नोटिफिकेशन और SRO के थ्रू चेंजेस होती रहेंगी। तो सर क्या ये भी लॉ का हिस्सा है? हमने कहा जी सर ये भी लॉ का हिस्सा है। सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स, ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें ये इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लॉ का हिस्सा नहीं होते। यानी मिसाल के तौर पर कोई लॉ ऐसा है कि जिसके समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो FBR ने सर्कुलर जारी कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसको क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। लॉ की वर्डिंग से उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, लॉ की वर्डिंग से उसका मीनिंग 2-3 मीनिंग्स निकल रहे हैं लॉ की वर्डिंग से। तो FBR ने क्या किया? सर्कुलर जारी कर दिया और उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर कर दिया। बात समझ आ रही है? लेकिन मिसाल के तौर पर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैंने बोला भैया ये जो लॉ है ना, इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक से टैक्स ज़्यादा बन रहा है, एक से टैक्स कम बन रहा है। मैं कौन सा वाला मतलब उठाऊंगा? मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा ये जो कम बन रहा है ना, ये वाला। भाई लॉ की वर्डिंग से क्लियर नहीं है, तो मैं बीइंग अ टैक्स पेयर या मैं बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को एडवाइस करूंगा कि ये जो टैक्स पेयर के फेवर में बात जा रही है ना, हम वो उठाएंगे। और कायदा और कानून भी यही है
कि मतलब वो उठाया जाएगा जो टैक्स पेयर के बेनिफिट में जा रहा होगा। अब मिसाल के तौर पर सर्कुलर के अंदर एफबीआर ने कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दे दी जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा रही है और मैं उसको ना मानना चाहूं, तो क्या मुझ पर यह सर्कुलर मानना जरूरी है? मुझ पर यह सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होगा। सर्कुलर चीजों को एक्सप्लेन जरूर कर देगा, लेकिन ये टैक्स पेयर पर बाइंडिंग नहीं होता। मैं चाहूं, मैं कंसल्टेंट हूं, मैं लॉ से अपनी इंटरप्रिटेशन डिराइव कर सकता हूं। लॉ क्लियर नहीं है, लॉ इज एम्बिग्यूअस, लॉ में कंफ्यूजन है। इसकी कैलकुलेशन ए तरीके से होगी या बी तरीके से होगी। ए तरीके से होगी तो टैक्स कम बनता है, बी तरीके से होगी तो टैक्स ज्यादा बनता है। लॉ की वर्डिंग्स में क्लियर नहीं है, मैंने ए तरीके से कर दी। आर यू गेटिंग दिस? तो आई एम राइट ऑन माई कंटेंशन। If I can justify it, I'll adopt this methodology. सिंपल, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का आपको, इससे आपका वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसी फाइनल के अंदर सर्कुलर ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। केस लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ये जब आप लोग प्रैक्टिकली टैक्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तब केस लॉज पढ़ रहे होंगे आप लोग। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले रहा हूं मैं, कोई एक मैटर पर डिस्प्यूट हुआ, किसी मैटर पर डिस्प्यूट हुआ और टैक्स वाले ने कहा कि ये अमाउंट आपकी इनकम है। हमने बोला नहीं, ये तो हमारी इनकम नहीं है, ये तो हमारी इनकम नहीं है। मिसाल ले रहा हूं मैं, मिसाल ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले लो कि भैया कभी ये डिस्प्यूट हुआ होगा कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर बी मिस्टर ए का बेटा है, सन है। मिस्टर ए का इंतकाल हो गया और मिस्टर बी को मिल गई इनहेरिटेंस। क्या ये इनकम है या क्या इनकम नहीं है? पता नहीं, बताऊंगा आपको मैं। डिस्प्यूट हो गया, या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, या मिसाल के तौर पर मिस्टर बी ने गाड़ी बेची अपनी। क्या बेची? गाड़ी बेच दी अपनी, और इससे आ गया गेन। इससे क्या आ गया? गेन। अब ये गेन लॉ के हिसाब से गेन है, टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है? क्या ये टैक्स के हिसाब से, टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से इनकम है या इनकम नहीं है? टैक्स पेयर बोल रहा है ये इनकम नहीं है, टैक्स वाला बोल रहा है ये इनकम है। मिसाल दे रहा हूं, अभी हमें नहीं पता, फटा हो गया। टैक्स वाला बोल रहा है ये इनकम है, तुम मुझे इस पर टैक्स दो। टैक्स पेयर बोल रहे नहीं, ये इनकम नहीं है लॉ के हिसाब से, मैं नहीं दे रहा टैक्स। डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हो गया तो अब कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे, हाँ, अब हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंसाफ के सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ठीक है, तो टैक्स की दुनिया में भी इंसाफ का एक रास्ता है। अगर टैक्स वाला आपकी इनकम को टैक्स कर रहा है, एंड इफ यू हैव रीजनेबल ग्राउंड्स, जस्टिफिकेशंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दैट दिस इज नॉट इनकम और दिस शुड नॉट बी टैक्सेबल, और टैक्स वाला मुझे तंग कर रहा है, मुझसे टैक्स मांग रहा है मुझे, और ऐसा होता है प्रैक्टिकली, रिश्वत लेने के लिए बहुत तंग करते हैं टैक्स वाले। तो हमने कहा टैक्स की दुनिया के अंदर भी एक इंसाफ का रास्ता है जो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। तो इंसाफ का रास्ता क्या होता है? इंसाफ का रास्ता ये होता है, ये मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ समझा नहीं रहा, ऐसी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ कि सबसे पहले इंसाफ का रास्ता शुरू होता है कमिश्नर अपील से। किसके पास जाते हैं? कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। ए कमिश्नर, ये नॉर्मल कमिश्नर नहीं है, किसका वाला कमिश्नर है? कमिश्नर अपील वाला कमिश्नर है। ए कमिश्नर अपील भैया, आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, और दूसरा कमिश्नर भाई आपका जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, उसने ये टैक्स लगा दिया है, अब आप ही फैसला करें लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। मैं कहा ये उससे बड़ा हरामखोर निकलेगा, इधर ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ती है।
कितनी दफ़ा ऐसा होता है, कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया, उसने बोला भैया आपको 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? आपको 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 3 लाख रुपए टैक्स देने का मतलब है कि आओ मेरे साथ ज़रा रिश्वत की बार्गेनिंग करो, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब कमिश्नर के पास जाएंगे वो बोलेगा भाई चलो ठीक है, केस को निपटाते हैं 50,000 रुपये में, 50,000 आप मुझे दो, 50,000 रुपये का टैक्स दो, केस निपटाते हैं। अब मिसाल के तौर पर 50,000 किसने देने? क्लाइंट नहीं देने ना, जिसका मसला है। उसके बाद जाएंगे, वो बोलेगा नहीं यार ये तो मैं तो नहीं दे रहा 50,000 रुपये रिश्वत, और ये तो कमिश्नर ने गलत फाइंडिंग्स निकाली हैं, मेरा तो इतना टैक्स नहीं बनता, आप एक काम करो अपील में जाओ। मैंने कहा अच्छा, अपील में जाएंगे ना, वहाँ उससे बड़ा हरामखोर बैठा हुआ है, उसको उससे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये होती है कि पहले ही स्टेप पे निपटा दिया जाए। तो ये पूरा के पूरा सिस्टम रिश्वत से और करप्शन से भरा पड़ा है। खैर, लेकिन नाम के लिए तो इंसाफ के लिए बैठा है ना ये कमिश्नर अपील। ठीक है भाई, कमिश्नर अपील के पास चले गए हम। सर कमिश्नर अपील अगर डिसीजन दे देता है और हमें कमिश्नर अपील के डिसीजन से भी इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो सर क्या इससे ऊपर कोई दरवाजा है इंसाफ का? जी है, ट्रिब्यूनल। फिर हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, इधर दरवाजा खटखटाएंगे, नॉक नॉक, हमें कोई इंसाफ दे दे। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा बहुत नॉक नॉक किया, खुल नहीं रहा। ठीक है, फिर ये भी नहीं खुल रहा, हाई कोर्ट तो भी नहीं खुल रहा। फिर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, ADR। वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम होता है, वो अलग होता है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये एक हिरार्की है, दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग जस्टिस यू कैन फॉलो दिस हिरार्की। अगर आपको लग रहा है आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो आप इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाओगे। टैक्स की दुनिया में ये इंसाफ का दरवाज़ा है। इससे रिलेटेड थ्योरी है, थ्योरी के अंदर ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। कमिश्नर अपील को कब कितने दिन में अपील फाइल होगी, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसके क्या ग्राउंड्स होंगे। कमिश्नर अपील ने डिसीजन आपके खिलाफ दे दिया, अब आप उसके बाद कहाँ जा सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, 2 लोगों के दरमियान फड्डा चल रहा है, कौन है? टैक्स पेयर है और दूसरा टैक्स कंसल्टेंट नहीं है यार। टैक्स कंसल्टेंट तो टैक्स पेयर को गाइड करता है यार, वो तो पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। कमिश्नर जो कि FBR का कमिश्नर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फड्डा चल रहा है। ये बोल रहे हैं तूने टैक्स कम दिया है, हम बोल रहे हैं नहीं हमने सही टैक्स दिए। इसके पास पहुंचे, इसने बोला भैया टैक्स पेयर ठीक है, ठीक है टैक्स पेयर ठीक है, तुमने गलत किया है। ये इसके पास जा सकता है भाई, इसके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। ये दरवाजा सिर्फ इसके लिए थोड़ी खुला हुआ है, इसके लिए भी खुला हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भैया, इसने कहा कि ये ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? तो ये दरवाजा इंसाफ का इन दोनों के लिए खुला हुआ है, सिर्फ एक के लिए नहीं खुला हुआ। बताने का मकसद ये है कि फिर डिसीजन आते होंगे, केस चलता होगा, डिसीजन आते होंगे, बहुत सारे डिसीजन हाई कोर्ट के भी होंगे, बहुत सारे डिसीजन ट्रिब्यूनल के भी होंगे, बहुत सारे डिसीजन कमिश्नर अपील के भी होंगे ना। पास्ट में कितने सारे केसेस हुए होंगे, कितने सारे डिस्प्यूट्स हुए होंगे, कितने सारे डिसीजंस हुए होंगे। तो वो डिसीजंस भी सोर्स ऑफ लॉ है। क्या है? सोर्स ऑफ लॉ है। यानी कि मिसाल के तौर पर अदालत के अंदर अगर एक फैसला आता है कि भैया ये चीज़ ठीक है, ये फड्डा चल रहा है, अब इसमें किसके फेवर में डिसीजन होगा? सेम केस मिस्टर ए का पहले कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, सेम टू सेम केस, तो कोर्ट पता है क्या बोलेगी? कोर्ट बोलेगी जैसा कि उस केस के अंदर हुआ था ऐसा ही इस केस के अंदर भी पार्टी ए इज द विनर। यानी कि जो केसेस डिसाइड हो चुके हैं, जो केस लॉज हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट में डिसाइड हो चुके हैं, वो भी सोर्स ऑफ रेफरेंस होते हैं लॉ के लिए। आर यू गेटिंग दिस? जरूरी नहीं है जो चीज इन किताबों के अंदर लिखी हो वही लॉ है। डिस्प्यूट्स भी होंगे, क्योंकि देखो लॉ अगर इतना सीधा होता तो वो लॉ ना कहा जाता, वो डाइजेस्ट कहा जाता। लॉ विल ऑलवेज बी टेक्निकल एंड इट विल बी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। आर यू गेटिंग दिस? लॉ की जुबान मुश्किल होगी,
अभी जितना भी हम टैक्स पढ़ेंगे ना वो एग्जैक्ट लॉ की जुबान से नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि लॉ की जुबान इज वेरी टेक्निकल। सीए फाइनल में जाओगे तो आपको ऑर्डिनेंस से पढ़ाऊंगा मैं, ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। ऑर्डिनेंस से जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये वर्डिंग आसान नहीं होती, टेक्निकल वर्डिंग होती है। आम आदमी इसीलिए तो, क्या हर बंदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के उठा के उसको रीड करके समझ सकता है क्या लिखा हुआ है? क्या हर आदमी सेल्स टैक्स लॉ को उठा के रीड करके समझ सकता है क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ सकता। इतनी आसान वर्डिंग में ये नहीं लिखा हुआ होता, टेक्निकल वर्डिंग में लिखा हुआ होता है। अच्छा, जब टेक्निकल वर्डिंग में लिखा होता है तो उसको जब इंटरप्रीट करता है कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी लॉयर, तो एक अच्छा लॉयर और एक अच्छा इंटरप्रीटर या एक अच्छा प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होता है जो उस सेक्शन के मतलब को अच्छे से समझ सके और उस सेक्शन से अपने क्लाइंट के लिए रास्ते निकाल सके। एक अच्छा लॉयर किसको समझा जाता है? एक अच्छा लॉयर उसको समझा जाता है जो कानून की शिकें निकाल के अपने क्लाइंट को बचा ले। ऐसा होता है ना। एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट किसको कहा जाएगा? एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट उसको कहा जाएगा कि टैक्स वाले ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड रेज कर दी है, तुमने 1 करोड़ रुपए टैक्स कम दिया है, तुम्हें ज्यादा देना है, तो अब हम अच्छे से अच्छे टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे। क्यों? ताकि वो हमारा केस अच्छे से फाइट कर सके, वो लॉ के अंदर हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा रास्ते निकाल सके और हमें इस 1 करोड़ की डिमांड से बचा सके। ऐसा होगा नहीं होगा? सेम इज द केस हियर। ये भी इनकम टैक्स लॉ है। पता नहीं कितने हजारों केसेस चल रहे हैं, अपील में भी हैं, कोर्ट में भी हैं, ट्रिब्यूनल में भी चल रहे हैं। लॉ कोई सियाह सफेद में लिखी डाइजेस्ट थोड़ी है। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब क्या हुआ? और कई जगहों पर ऐसी चीजें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रहा हूं, आई कैप ये ट्रीटमेंट करता है, आपकी स्टडी टैक्स में ये ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, मार्केट के अंदर आप किसी बुक को उठाओगे तो उसमें ये ट्रीटमेंट हुआ हुआ है। व्हाई? बिकॉज देयर मे बी डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सर हमें क्या करना होगा फिर? हम घर जाएं, सो जाएं, फिर क्या करें? इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं तो क्या करें हम? फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ट्रीटमेंट एग्जाम में कौन सा करना है। काफ़ी जगहें ऐसी भी होंगी जहां पर एग्जामिनर गलत ट्रीटमेंट कर रहा होगा, लेकिन मुझे आंखें बंद करके आपको कहना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर कर तो गलत रहा है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन मार्क्स लेने के लिए आपको ये एग्जाम में करना पड़ेगा, यही कर लेना भाई। क्योंकि अभी हमारा मकसद टैक्स की प्रैक्टिस करना नहीं है, अभी हमारा मकसद पास करना है। लेकिन आपको बीइंग अ प्रोफेशनल पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या वजह है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये भी सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं। तो इनकम का क्राइटेरिया फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकम का क्राइटेरिया हार्ड एंड फास्ट पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं लिखा हुआ नहीं है। पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इनकम की डेफिनेशन जरूर है, लेकिन उस डेफिनेशन को पढ़ के आपको मायूसी होगी काफी। तो सर फिर ये इनकम का क्राइटेरिया हम समझेंगे कैसे? ये इनकम का क्राइटेरिया हम ऐसे समझेंगे कि बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे डिसीजंस आए हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम इसको समराइज कर सकते हैं कि व्हाट इज इनकम। तो अब जो भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे बेसिकली वो इन केस लॉज और इन डिसीजंस की रोशनी में कर रहे होंगे दैट व्हाट इज इनकम। आर यू गेटिंग दिस? तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया, ये आप लोगों के पास बाद में आगे आएंगी चीजें। ये मैंने आपको बता दिया कि लॉ, इनकम टैक्स लॉ जो आप पढ़ रहे हो, तो लॉ कितना बड़ा है आप लोगों ने सब नहीं पढ़ना, आप लोगों ने बहुत सिलेक्टेड रूल्स पढ़ने हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी पूरा नहीं पढ़ना, जो आपके कोर्स में सेक्शन है सिर्फ आपने वो पढ़ने हैं। सी फाइनल में पूरा ऑर्डिनेंस आता है, सारे रूल्स आते हैं, एसआरओ नोटिफिकेशन जो आपसे रिलेट करते होंगे वो पढ़ने हैं, बाकी सारे नहीं पढ़ने हैं आपने, और केस लॉज और सर्कुलर वगैरह तो पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। शब्द तो अभी हमने कहा कि इनकम की डेफिनेशन या इनकम के क्राइटेरिया को समझें कैसे। तो इनकम के क्राइटेरिया को समझने के लिए मैंने कहा पहला स्टेप आप ये कह लो कि अभी आपके दिमाग में जो इनकम आती है वो इनकम है। तो हमारे दिमाग में इनकम क्या आती है? हमारे दिमाग में इनकम ये आती है सर, ये एग्जांपल्स हमने लिख ली। हमने कहा ठीक है, तो जो आपके दिमाग में अभी आती है कि ये इनकम है उसको नाम दे दो। क्या नाम दे दो? रेवेन्यू रिसीट। तो आपके दिमाग में, आपके दिल में ये जो बात आती है कि ये चीज इनकम है, तो आप इसको नाम दे दो रेवेन्यू रिसीट। और जो आपके दिल में बात नहीं आती है उसे क्या नाम दे दो? उसे आप नाम दे दो
कैपिटल रिसीट का। क्या दे दो? कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम capital receipt is not income unless specifically taxed as deemed income। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मजीद समझते हैं। मैंने लिखा क्या है यहां पर? क्या लिखा मैंने? रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर दी ऑर्डिनेंस। हमें पता है इनकम, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन अभी हमने अपने दिमाग से कुछ इनकम के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। इसको हमने कह दिया रेवेन्यू रिसीट। हमने कहा रेवेन्यू रिसीट इनकम है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस किसी इनकम को एग्जेम्प्ट कर दे तो फिर वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल दे दें सर इसकी, कोई एग्जाम्पल लिख लो इसकी। एग्जाम्पल देखेंगे, पेंशन इनकम। जब हम पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिख लिए हमने याद दिखाने के लिए। जब इस पेंशन का तस्करा आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जितनी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, देखो बेसिकली ये मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाता हूं, ये हाइपर लिंक्स हैं। ये क्या है? हाइपर लिंक। हर एक हाइपर लिंक है, इसको तुम क्लिक करोगे ना तो इसके पीछे एक डिटेल छुपी हुई है, वो अभी मैं नहीं बता रहा। अभी मैं उतनी बता रहा हूं जितनी जरूरत है। पेंशन किसको बोलते हैं? जब कोई भी इंप्लॉय रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद उसको जो पेंशन मिलती होती है वो पेंशन इनकम होती है ना। तो पेंशन इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लॉ कहता है एग्जेम्प्ट है। कुछ कंडीशंस है उसकी, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो पैसे आएंगे। एग्रीकल्चरल इनकम का भी पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन 41 जी। नहीं लगेगा, लेकिन इसकी डिटेल्स आएंगी आगे, ठीक है। अभी ये जहन में रखें, टैक्स नहीं लगेगा। कुछ केसेस होते हैं जिस पर टैक्स लगता है, कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, कंडीशंस कंप्लाई नहीं हुई तो लग जाएगा। वो कब लगेगा, क्या लगेगा? अभी मैंने आपको आसानी के लिए एक एग्जांपल दे दी कि अभी पेंशन में नहीं लगेगा। सही होगी बात? सैलरी में देखेंगे डिटेल में, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स नहीं है। इसका पूरा एक सेक्शन है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, जब भी पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी आसानी के लिए समझने के लिए, मिसाल के तौर पर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई क्रॉप है, कोई क्रॉप राइस की क्रॉप उगी है और राइस की क्रॉप उसने सेल करी है, तो राइस की क्रॉप सेल करके जो उसके पास पैसे आएंगे, जो भी जमींदार होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा टैक्स नहीं लगेगा? इनकम टैक्स। अभी कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे नहीं सर टैक्स तो लगता है। कहा वो फिर प्रोविंशियल टैक्स होता है, वो प्रोविंशियल लेवी होती है, वो अलग होता है, वो इनकम टैक्स नहीं होता। क्लियर है बात? अभी 2 एग्जांपल्स काफी हैं। इधर आ जाओ। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम। कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। कौन सी अमाउंट है जो इनकम नहीं है? मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, क्या एग्जांपल दी? नहीं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर तो यहाँ पर एग्जांपल दी ना मेरे बच्चा। एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन लॉ ने खास तौर पर कह दिया कि ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम तो है ना, इनकम तो है, दिमाग भी मान रहा है ना ये इनकम है। सेल करके इनकम कमाई ना, खर्चे निकाल के इनकम, पैसे आ गए ना। लोन रिसीव्ड, क्या अगर किसी से लोन रिसीव किया जाए तो ये इनकम है? नहीं सर, अकाउंटिंग के हिसाब से भी नहीं है, हमारा कॉमन सेंस भी नहीं कहता। अकाउंटिंग को छोड़ें, आप किसी जाहिल आदमी को भी बुला लें और उससे पूछें भैया तुमने किसी से लोन लिया, ये तुम्हारी इनकम हो गई, वो बोलेगा यार आप कैसी फजूल बकवास बात कर रहे हो यार, लोन लिया है ये इनकम कैसे हो सकती है? इनकम नहीं है। तो हमने कहा अगर लोन किसी से लिया है तो ये रिसीट तो है, रिसीविंग तो है, रिसीट तो है। ये कौन सी रिसीट कहलाएगी? ये
कैपिटल रिसीट कहलाएगी। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए कि इसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे, ये आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इज नॉट इनकम। ठीक है। फिर मिसाल के तौर पर ये मैंने बता दिया ना आपको, ठीक है। अच्छा, एक और अमाउंट है, गौर से सुनना, एग्जाम्पल देने लगा हूं, बाद में आएगी डिटेल बाद में आएगी, अभी थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़े से पिक करना है। आपने देखा होगा अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी जाए, किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाए, मिसाल के तौर पर मैंने एक घर खरीदा, सेविंग करी मैंने, और मैंने 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट खरीद लिया। अब मैं उस 1 करोड़ रुपए के फ्लैट को किसी को किराए पे दे रहा हूं मैं, वो मुझे किराया देगा, जो मुझे किराया देगा वो तो मेरी क्या हो जाएगी, रेंटल इनकम। मिसाल के तौर पर महीने का 50,000 रुपये मुझे किराया मिल रहा है, साल की रेंटल इनकम कितनी हो गई, 6 लाख। ये अलग चीज़ है। लेकिन जब मैं उसको फ्लैट किराए पे दूंगा तो मार्केट का एक उसूल है कि मैं उससे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की अमाउंट लूंगा। मैं अपनी चीज़ दे रहा हूँ, उसके अंदर वो रहेगा, मेरी दीवारें ना ख़राब कर दे, कलर ना उतर जाए, पंखे ना चुरा के ले जाए, किराया दिए बगैर भाग ना जाए। एक होता है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना होता है मार्केट टर्म्स के हिसाब से। तो मैं उसको बोलूँगा भैया तुम ठीक है मेरे फ्लैट में रह रहे हो, लेकिन 5 लाख रुपए का मैं रखूँगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब भी आप छोड़कर जाओगे ये पैसे आपकी अमानत है, ये आप मुझसे वापस ले लेना। ये 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपकी अमानत है, जब आप जाओगे तो मुझसे वापस ले लेना। कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे ये बता दे कि अकाउंटिंग की दुनिया में इसकी क्या एंट्री होगी। अकाउंटिंग तो पढ़ी हुई है ना तुमने, टैक्स नया है ना तुम्हारे लिए, अकाउंटिंग एंट्री तो बता दो। ये बच्चा बता रहा है, नाम क्या तुम्हारा पहले बताओ। हसन तारिक। हसन, क्या अकाउंटिंग एंट्री है मेरा बच्चा? वेरी गुड। ये पैसे मैंने उसको वापस करने हैं, और अगर 1 साल से ज़्यादा, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वापस करने हैं, सो दिस इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी, दिस इज नॉट माई इनकम, दिस इज नॉट माई इनकम। एसेट तो हो गया ना भाई, डेबिट तो कैश हो गया ना, दिस इज नॉट माई एसेट। एसेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए भाई, फजूल बातें नहीं। लोन रिसीव्ड, दूसरी मैंने क्या बताई, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। है रिसीट तो है, रिसीट तो है, लेकिन क्या रेवेन्यू रिसीट है? नहीं, कैपिटल रिसीट। गुड। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, पॉकेट मनी, बर्थडे गिफ्ट्स। अब आपको पॉकेट मनी मिल रही है घर से, मिल रही है नहीं मिल रही पता नहीं, ये तो हरकतों पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी मिल रही है थोड़ी बहुत पॉकेट मनी आपको मिल रही होगी। क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भैया ये आपकी इतनी इनकम हो रही है, अभी से तुमने तो माशाल्लाह इनकम कमाना शुरू कर दी, तुम्हारे घर वाले तुमको 10-10 हज़ार रुपये पॉकेट मनी दे रहे हैं, माशाल्लाह तुम्हारी इनकम हो रही है। क्या ख्याल है? हम बोलते हैं, हम बोल चाल में ऐसे बोलते हैं यार चलो तुम्हारे अब्बा से कितनी इनकम हो रही है, तो बताओ अब्बा से कितनी इनकम हो रही है, क्या मतलब भाई, मतलब पॉकेट मनी कितनी मिल रही है भाई। कभी ऐसे तो नहीं बोला ना अब्बा से कितनी इनकम हो रही है, ये कैसी सर, ये कैसी लैंग्वेज है? अच्छा भाई, इसका मतलब आम बोलचाल में भी इसको इनकम ट्रीट, नॉर्मल डीलिंग के अंदर भी इसको इनकम ट्रीट हम नहीं कर रहे होते। या किसी की बर्थडे आई और उसने कोई बर्थडे का अरेंजमेंट किया, दोस्तों को बुलाया उसने, ठीक है, कोलाची के अंदर एक डिनर शिनर अरेंज किया और दोस्त आ गए। वैसे तो वो सिर्फ खाना खाने आएंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर दोस्त भी आए, रिश्तेदार भी आए, और रिश्तेदारों ने कुछ एनवेलप्स भी दे दिए, किसी ने कोई घड़ी गिफ्ट कर दी, किसी ने कोई ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार है उसने कोई सेल फोन गिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे रिश्तेदार हमारे तो नहीं होते भाई, आप लोग हो तो पता नहीं, आजकल के दौर में नहीं पाए जाते ऐसे रिश्तेदार आमतौर पर, ठीक है। लेकिन कोर्स को समझने के लिए ले लो भाई,
किसी ने आपको, किसी रिश्तेदार ने आपको, चाचा ने आपको लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट कर दी, किसी रिश्तेदार ने आपको सैमसंग S20 अल्ट्रा गिफ्ट कर दिया, iPhone 15, मार्केट में तो नहीं आया अभी iPhone 15, एग्जाम्पल लेने में कौन से पैसे जा रहे हैं हमारे, iPhone 15 गिफ्ट कर दिया किसी ने आपको, या किसी रिश्तेदार ने आपको एनवेलप दे दिया, खोला तो 5-5 हज़ार के 3 नोट थे उसमें, 5-5 हज़ार के 3 नोट, सही है। अगले दिन दोस्त ने पूछा भाई तुम्हारी इनकम कितनी हुई है, इनकम कितनी, क्या मतलब इनकम, भाई कल बर्थडे पार्टी थी तुम्हारी इनकम कितनी हुई, यार वो मैंने कोई इनकम के लिए थोड़ी रखी थी बर्थडे पार्टी, हाँ वो इतनी इनकम गई है कि हर महीने आएगी बर्थडे तेरे भाई की इंशाल्लाह, वैसे इनकम के लिए नहीं रखी हमने बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो जो गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं इसको कोई इनकम नहीं कहता, ठीक है। आपने कभी किसी को ये कहता नहीं सुना भैया कल तेरी मंगनी थी इनकम कितनी हुई तेरी, कल तेरी शादी थी इनकम कितनी हुई तेरी, अरे भाई क्या हो गया अजीब बात कर रहे हो आप यार, इनकम कितनी हुई तेरी, ठीक है। एनवेलप्स मिल रहे हैं, लिफाफे मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, गेन हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन उसको इनकम हम कहते नहीं, कहते नहीं। तो अभी हमारे हिसाब से, अभी क्योंकि हमने कोई क्राइटेरिया तो पढ़ा नहीं है, अभी हमने कोई क्राइटेरिया तो पढ़ा नहीं है, तो अभी हमारे हिसाब से ये सारी अमाउंट्स इनकम के ज़मरे में आती है नहीं आती है, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सारी अमाउंट्स इनकम के ज़मरे में नहीं आती। पॉकेट मनी हो गई, बर्थडे गिफ्ट्स हो गए, ठीक है, एनवेलप्स रिसीव्ड ऑन एंगेजमेंट या वेडिंग सेरेमनी एटसेट्रा। खाली एनवेलप की बात नहीं हो रही, भरे एनवेलप की बात हो रही है यहाँ पे। हमने कहा सर ये भी हम आमतौर पर इनकम नहीं कह रहे होते आमतौर पर। इसी तरह से इनहेरिटेंस की अमाउंट को भी हम इनकम नहीं कह रहे होते। आपने सोसाइटी के अंदर किसी को ये कहते नहीं सुना होगा भाई पिछले महीने तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत अफसोस हो, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अच्छा ये तो बताओ इनकम कितनी हुई तुम्हारी, ये भी हमने किसी को कहते नहीं सुना होगा। इसका मतलब ये भी हम आम बोलचाल के अंदर इनहेरिटेंस, अब है तो पैसा, किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसको जायदाद मिल गई 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, है तो पैसा, पैसा तो आ गया, लेकिन उसको हम इनकम के मानों में ट्रीट नहीं कर रहे होते। अभी अब देखेंगे, क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ जो हम कर रहे होते हैं, जो हम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं कैपिटल रिसीट की, जो इनकम नहीं होती या इनकम ट्रीट नहीं की जा रही होती। फिर हम देखेंगे कि वाकई में क्या इनकम है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात हम भी देखेंगे। तो हमने कहा कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, और उस नॉट इनकम के मैंने आपको अभी 4 एग्जांपल्स दे दी। ये काफी है, इतना सही है। अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, अब मैं कुछ इसकी मिसालें दे दूंगा आपको। अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ अब ये कैपिटल रिसीट वैसे तो इनकम नहीं है, और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है लॉ में कि ये इनकम है कि इनकम नहीं है, लेकिन चूंकि कैपिटल रिसीट है, अभी हमारा दिमाग कह रहा है कि ये इनकम नहीं है। लेकिन अगर लॉ खास तौर पर किसी कैपिटल रिसीट को कह दे कि ये इनकम है, तो फिर वो इनकम बन जाएगी। वैसे तो इनकम नहीं है, लेकिन लॉ खास तौर पर कह दे कि ये वाली अमाउंट तुम्हारी इनकम है, तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। रियल वर्ल्ड में नहीं, इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्सेशन, फॉर टैक्स पर्पसेस बन जाएगी। मिसाल ले रहा हूं मैं, अगर लॉ कह दे कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो तुमने टेनेंट से रिसीव किया है ये तुम्हारी इनकम है, तो क्या लॉ के कहने से ये वाकई में मेरी रियल इनकम बन जाएगी क्या? नहीं, बट फॉर टैक्स पर्पसेस, बट इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज माई इनकम एंड आई विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस। आर यू गेटिंग दिस? अब इसकी एग्जाम्पल देते हैं, इसकी एग्जाम्पल चल रही है अब, ठीक है, ये मिक्सअप नहीं कर देना।
एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले मैंने कहा था लोन अगर आपने किसी से रिसीव किया है तो ये कैपिटल रिसीट होती है, लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपने लोन किसी से कैश में रिसीव किया है, लोन रिसीव्ड otherwise through banking channel will be chargeable to tax under the head IFOS सेक्शन 39, ये सेक्शन 39 है। एग्रीकल्चरल इनकम का सेक्शन 41 है शायद, इसका सेक्शन है सेक्शन 39। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने लोन रिसीव किया है किसी से भी और वो लोन आपने कैश में रिसीव कर लिया है, बैंक में रिसीव नहीं किया आपने, मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त है और मैंने उससे लोन रिसीव कर लिया, 2 लाख रुपए का लोन रिसीव कर लिया मैंने उससे, और उसने मुझे चेक दिया मेरे नाम का, और मैंने अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट करवा दिया, उसके बैंक अकाउंट से पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। इसे बोलते हैं बैंकिंग चैनल, इसे कहते हैं बैंकिंग चैनल। लेकिन अगर उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दे दिया या 2 लाख रुपए उससे कैश लेकर मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या ये बैंकिंग चैनल कहलाएगा? ये बैंकिंग चैनल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा लोन रिसीव्ड इन कैश। और जो लोन कैश में रिसीव किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन भी कैश में की जाती है, पूरे लॉ के अंदर हम आगे ये बात बहुत करेंगे और मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा, इसकी डिटेल में भी जाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। जो ट्रांजैक्शन भी कैश में की जाती है, बैंकिंग चैनल के अगेंस्ट की जाती है, यानी कि अदरवाइज थ्रू बैंकिंग चैनल की जाती है, लॉ उसको बहुत डिस्करेज करता है, लॉ उसको बहुत डिस्करेज करता है। डिटेल में बाद में बात करूंगा, रीज़न छोटा सा ये बता दूं, इसलिए क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस ट्रेस नहीं हो पाती, वो इनकम ट्रेस नहीं हो पाती, वो टैक्स चोरी का सबब बनती हैं वो ट्रांजैक्शंस। इसीलिए टैक्स वाला डिस्करेज करता है कि तुम कैश में ट्रांजैक्शन ना करो, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन कैश में होती है तो वो टैक्स वाले को पता ही नहीं लगती। मिसाल के तौर पर मैंने अपने, छोटी सी मिसाल दे के समझाऊंगा, मैंने अपने क्लाइंट को सर्विसेज दी, मैंने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दी, मैंने उसको कंट्रोल्स डिज़ाइन करके दे दिए, मेरी फर्म ने सर्विसेज दे दी, और मेरी फर्म ने उसको बिल भेज दिया कि भैया हमने आपको सर्विसेज दी हैं, 2 लाख रुपए आप हमें दे दो, हमारा सर्विस के पैसे हैं ये। उसने अपना बंदा भेजा, बोला सर आप ऑफिस में, मैंने कहा ऑफिस में बैठा हूँ, बोला मेरा राइडर आ रहा है 2 लाख रुपए कैश लेके। वो राइडर आया, उसने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिया, मैं और मेरा पार्टनर ऑफिस में बैठे हुए थे, मैंने पार्टनर को लाख रुपए दिए, मैंने बोला लाख रुपए तेरे, लाख रुपए मेरे। अच्छा हुआ यार, आज घर का सौदा सेल्फ लेना था इम्तियाज से, जाते हुए लाख रुपए का सौदा सेल्फ लेके घर चले जाऊंगा। मैं गया, लाख रुपए की शॉपिंग कर ली, साजो सामान, सब्जी, गोश्त, पूरे घर का राशन, चीनी, दाल, ऑयल, 1 लाख रुपए की शॉपिंग करके घर पे ले गया। 1 महीने में राशन खत्म, सबने पेट पे हाथ फेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, बात हुई खत्म। टैक्स वाले को पता लगा मेरी इनकम हुई थी, कैश में पैसे आए और टैक्स वाले को पता नहीं लगा कि मेरी इनकम हुई। इसीलिए पूरा टैक्स लॉ कैश ट्रांजैक्शंस के सख्त खिलाफ है, अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस के सख्त खिलाफ है। ये ट्रांजैक्शन मेरी इकोनॉमी के अंदर भी कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। हाँ वो अलग बात है, मैंने परचेजिंग की और वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह क्रिएट होगा, बट मेरी इनकम में ये कहीं भी शो नहीं हुआ। तो सर फिर अगर किसी को कैश में पैसे मिल जाते हैं, उसकी इनकम हो जाती है, तो सर उसको कितनी नफलों का सवाब मिलेगा कि वो FBR को बताए कि मेरी इनकम हो गई है, आ बैल मुझे मार, टैक्स लगा। अच्छा किया ना आपने, गए और आपने खर्च कर दिया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, हम भी यही करेंगे। तो हमने कहा बेटा जिसको कैश मिलता है वो यही करता है, वो करता यही है। तो फिर FBR को पता कैसे चलेगा? मिसाल के तौर पर
किसी ने लोन ले लिया कैश में, मैंने अपने दोस्त से कैश में लोन ले लिया, जरूरत थी मुझे, मैंने कैश में लोन लिया, मार्केट में गया, घर का सौदा सलप लिया और खर्च हो गए पैसे। अब एफबीआर को कैसे पता लगेगा कि मैंने अपने दोस्त से लोन लिया है? पता लगेगा? पता नहीं लगेगा। तो जब पता नहीं लगेगा तो मुझे एफबीआर को बताने की क्या जरूरत है कि मैंने अपने दोस्त से लोन लिया है कैश में, आ बैल मुझे मार, इसको टैक्स कर दे। तो हमने कहा ऐसी छोटी अमाउंट्स पता नहीं चलती, इतनी जो छोटी अमाउंट्स होती हैं उसका पता नहीं चलता। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैंने अपने दोस्त से लोन लिया 1 करोड़ रुपए, कितना? 1 करोड़ रुपए, और मैंने अगले दिन बुक करा ली सिविक, मैंने अगले दिन बुक करा ली सिविक, करोड़ रुपए का लोन लिया मैंने, सिविक मेरे नाम पे हो जाएगी रजिस्टर, मेरे नाम पे होगी ना सिविक रजिस्टर। क्या मेरे एसेट के रिकॉर्ड्स में वो आ गया रिकॉर्ड? आ गया रिकॉर्ड। मैंने साल खत्म हुआ और अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया। क्या फाइल किया? एक नई टर्मिनोलॉजी का इजाफा हो गया, रिटर्न। दिस इज द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। जिस तरह आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म जमा करवाते हो, उसमें लिखते हो मैंने ये सब्जेक्ट में अपीयर होना है, इसकी ये फीस है, मेरा ये नाम है, ये है, तो ये भी इनकम टैक्स का एक फॉर्म होता है। सर इस फॉर्म के अंदर हम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बताते हैं? हम इसको अपनी इस फॉर्म के थ्रू अपनी इनकम बताते हैं टैक्स वाले को। हम टैक्स वाले को बताते हैं कि हमने सारे साल में इतने पैसे इनफ्लो हुआ, इतने पैसों का आउटफ्लो हुआ, ये हमारे खर्चे थे, ये हमारी आमदन थी, ये हमारा नेट प्रॉफिट था, ये हमारी सैलरी थी, ये हमारी कैपिटल गेन था, ये हमारी रेंटल इनकम थी। यानी कि यूं समझो कि मैं अपना पूरे साल का P&L इसके अंदर टैक्स वाले को दे दूंगा। और क्या बताते हैं? और इसके अंदर हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज भी बताते हैं। मैं इस इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू ये भी बताऊंगा, मैं इस इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू ये भी बताऊंगा कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं, मेरा घर मेरे नाम पर है, मेरी गाड़ी मेरे नाम पर है, मेरे बैंक के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मेरे पास कैश के अंदर 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मेरी लायबिलिटी के अंदर मैंने उधार भी लिए हुए हैं। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है इसके अंदर आप टैक्स वाले को अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दे रहे हो? यस। जब मैं कहूं इनकम टैक्स रिटर्न, इसका मतलब कि ये वो डॉक्यूमेंट है या ये वो डॉक्यूमेंट है या ये वो इंफॉर्मेशन टूल है जिसके थ्रू मैं टैक्स वाले को अपनी सारी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, इन सब की डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बात समझ आ गई? तो अब मैंने टैक्स वाले को अपनी इनकम की डिटेल दी, उसके अंदर मैंने कहा मैंने तो पूरे साल में कमाए हैं कितने? 25 लाख। मैंने पूरे साल में कितने कमाए? 25 लाख। और जब मैं एसेट्स की डिटेल लेने लगा तो एसेट के अंदर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आ गई। कमाए हैं 25 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी एसेट में आ सकती है? नहीं आ सकती। मेरी बैलेंस शीट टाई ही नहीं होगी। अभी अकाउंटिंग की जुबान में समझा रहा हूं आपको मैं, मेरी बैलेंस शीट टाई ही नहीं होगी। तो सर एक काम करें ना, अभी आप गाड़ी भी इसमें ना दिखाएं, हटा दे गाड़ी को, गाड़ी को भी छुपा ले, गाड़ी को भी छुपा ले। गाड़ी को नहीं दिखाया, हटा दिया मैंने गाड़ी को, आपके कहने पे मैंने गाड़ी को हटा दिया। 25 लाख की इनकम दिखाई और थोड़ा बहुत कैश वैश दिखा के मैंने अपना डेटा सबमिट कर दिया, फेक डेटा। लेकिन क्या गाड़ी मेरे नाम पर एक्साइज में रजिस्टर हो गई है? क्या गाड़ी परचेज करने पर मेरे नाम पर एडवांस टैक्स का चालान जमा हो गया है? वो इनकम टैक्स की पोर्टल पर आ जाएगा और टैक्स वाला खुद ही निकाल लेगा, मुनीर साहब आपने 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ली थी, खैरियत, कहाँ से आए पैसे? कहाँ से आए पैसे? मैंने तो सोचा था कि जो कैश आया वो छुपा लूँ टैक्स वाले से, क्योंकि बैंक के थ्रू तो पैसे आए नहीं है। अगर बैंक के थ्रू पैसे आए होते तो टैक्स वाला मुझसे बैंक स्टेटमेंट लेता और बोलता मुनीर साहब ये जो 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में आए हैं, क्वेश्चन मार्क, ये कहाँ से आए हैं? मुझे टैक्स वाले से ये ट्रांजैक्शन छुपानी थी तो मैंने ये पैसे किस में ले लिए? कैश में ले लिए। लेकिन ये ट्रांजैक्शन छुप ना पाई, क्यों? क्योंकि सर गाड़ी एक्साइज में रजिस्टर होती है। हाँ, अगर मैंने छोटा मोटा लोन किसी से लिया होता 50,000, 60,000, लाख रुपए का, खा लिया, घूम लिया, फिर लिया, पता नहीं चला किसी को। लेकिन अगर मैंने लोन लेकर कोई ऐसा एसेट ले लिया है, कैश में कोई ऐसा एसेट ले लिया है, या लोन नहीं लिया, या लोन नहीं लिया
मेरे पास इसी तरह पैसे आते रहे ऑफिस में, लोग कैश देते रहे, मैं ड्रॉर में जमा करता रहा, ड्रॉर में जमा करता रहा। एक दिन ड्रॉर खोला तो पैसे की गड्डी बाहर गिरी, ओ अब बहुत पैसे हो गए, अब जाके मैं एक गाड़ी ले सकता हूँ। और वो सारे पैसे मैंने बोरे में डाले और मैं शोरूम चला गया, टोयोटा सेंट्रल मोटर। मैंने कहा भाई अब गाड़ी दे दो यार, अब प्लीज़। वो देंगे नहीं, पहली बात वो बोलेंगे आप हमें दें पे ऑर्डर, ठीक है। ये जितने भी ऐसे इदारे होते हैं ना, उन पर भी बड़ी रेगुलेशंस होती हैं। बोलेंगे आप हमें क्या दें, पे ऑर्डर दें। वो देंगे नहीं गाड़ी, पहले तो बुक नहीं करेंगे। चलो हमने माना कर ली बुक, उन्होंने माना बुक कर ली, गाड़ी आ गई मेरे नाम पे। तो जब गाड़ी मेरे नाम पर आएगी, तो जब गाड़ी की इनवॉइस आती है तो गाड़ी का एडवांस टैक्स भी जमा होता है, उसमें एक एडवांस टैक्स की अमाउंट होती है। वो मेरे नाम से एडवांस टैक्स एफबीआर को जमा हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, और मेरे नाम से एडवांस टैक्स जमा हो गया। एफबीआर वालों को पता लग जाएगा कि मैंने गाड़ी ले ली है। चलो एडवांस टैक्स से भी पता नहीं चलेगा, जैसे ही एक्साइज में रजिस्टर होगी। अब एक्साइज का पोर्टल खोलें और गाड़ी की डिटेल, गाड़ी का नंबर डालें, किसके नाम पे गाड़ी आ जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैं अगर कोई भी ऐसा एसेट लूँगा तो अब क्या हुआ, अब एफबीआर का डायरेक्ट नोटिस आ जाएगा। बोलेगा ऐसे इतने एक्टिव चलते नहीं है एफबीआर वाले, मैं ऐसे ज़रा बता रहा हूँ, अच्छा इंप्रेशन पहले क्रिएट कर रहा हूँ एफबीआर का। एफबीआर का नोटिस आ गया आपको कि भैया आपके पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी कैसे आ गई। अब मेरे पास कोई जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो सारे के सारे पैसे अपने ड्रॉर में जमा कर लिए थे और इनकम तो दिखाई ही नहीं थी। इनकम क्रेडिट हुई नहीं, ऐसे डेबिट कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो टैक्स वाला बोलेगा आपने ये की कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आपने हमसे इनकम छुपाई, ये आपकी इनकम थी, ये आपके पास पैसे थे, ये आपकी इनकम हुई थी और आपने हमें नहीं दिखाई। तो सबसे पहले वो पूरे 1 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स मारेगा, पेनल्टी अलग लगाएगा, डिफॉल्ट सरचार्ज अलग लगाएगा। कैश की ट्रांजैक्शंस इनकम छुपाने के लिए की जाती हैं, इसलिए टैक्स की दुनिया में जगह जगह, बहुत जगहों पर आप ये देखेंगे कि कैश की ट्रांजैक्शन को डिस्करेज किया गया है और उसके ऊपर पिनल इम्प्लीकेशंस, पेनल्टीज वगैरह और भी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो ये सेक्शन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप लोन अगर कैश में ले लोगे, अगर आपने लोन बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं लिया, तो सर बैंकिंग चैनल के थ्रू लेने से क्या होगा? बैंकिंग चैनल के थ्रू लेने से ये होगा कि ट्रेस हो जाएगा, इस बंदे ने दिया है, आपने लोन लिया है, आप इसको वापस भी करोगे। जिस बंदे ने लोन दिया है वो अपने पास लोन एसेट दिखाएगा, जिस बंदे ने लोन लिया है वो अपनी बैलेंस शीट में लोन लायबिलिटी दिखाएगा। क्रॉस मैच होगा, क्रॉस वेरीफाई होगा। आर यू गेटिंग दिस? एक और एग्जांपल, सिक्योरिटी डिपॉजिट। Received from a tenant will be chargeable to tax अच्छा, ये जो रेंटल इनकम है ना, रेंटल इनकम, ये रेंटल इनकम टैक्स की दुनिया में कहलाती है क्या कहलाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं इसको लिखता रेंटल इनकम इसलिए हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से बच्चे ये समझना शुरू कर देते हैं कि प्रॉपर्टी बेच के जो इनकम आई उसको प्रॉपर्टी इनकम बोल लें। नहीं, ये वो इनकम नहीं जो प्रॉपर्टी बेच के आ रही है। जब मैं कहूं आपसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब होगा? जब मैं कहूं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या मतलब होगा इसका? सही है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मजीद डिटेल नहीं लिखी है मैंने, आपसे सिर्फ छोटी सी बात लिखी है, इसकी बहुत डिटेल है, मैं वो डिटेल नहीं लिख रहा हूं। यानी कि अभी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात मैंने लिख दी है, लेकिन जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे तो असल डिटेल्स वहां आएंगी, वो आप याद करेंगे। तो सर ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे मैं लॉन्ग टर्म लोन समझ रहा था, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ रहा था, टैक्स की दुनिया में ये इनकम ट्रीट होगी और इस पर मुझे टैक्स देना
पड़ेगा। वो कि ये मेरी इनकम है या नहीं है? नहीं है। ये तो मैंने 5 साल बाद वापस करने, ये तो 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी टेनेंट छोड़ के जाएगा मुझे उसको वापस करने। लेकिन लॉ कह रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जो रिसीव किया है वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 15 और 16, सेक्शन 15 और 16 में हम पढ़ेंगे ये। सही है? क्लियर होती है बात? क्या चीज? 15 और 16 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेक्शन है, वही उसी के साथ पढ़ेंगे। 15-16 रेफरेंस लिख लो आप बस। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं सबको? गुड। इसको रब कर दूं मैं? रिसीव्ड फॉर पता नहीं कहाँ, रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूं। अभी है 10 मिनट हमारे पास, तो उसको यूटिलाइज करेंगे हम। कर दूं? बातें नहीं। कल की क्लास की टाइमिंग आप शेड्यूल में देख लीजिएगा। थर्सडे और फ्राइडे को मेरी टाइमिंग थोड़ी चेंज है। चेंज क्या बेटा? नहीं, मेरी क्लास होगी 11:15। 11:15 पे स्टार्ट होगी या 11:30 पे स्टार्ट होगी, देख लेना। अभी ये थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ जाएगा स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रा डाइजेस्ट करते हुए चलना है, भूलनी नहीं है ये वाली बात है। तो हमने कहा सर अब इसको ज़रा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। क्या समझते हैं कॉन्सेप्चुअली? हमने कहा रिसीट की कैटेगरीज कितनी होती हैं? विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। अभी उसका तो टाइम ही नहीं है, बल्कि इसको भी हम शायद यही पढ़ पाए तो क्लास खत्म हो जाएगी। इसको फिर बाद में कल खोलेंगे। रिसीट्स की कैटेगरी विद एक्टिविटी, विदाउट। अब हम थोड़ा समझने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने अभी अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर, अपने जहन की बेसिस के ऊपर कुछ कैटेगराइजेशंस की थी। अब हम देखते हैं लॉ या जो उसूल है, केस लॉज वगैरह, उन सब से हमारे पास निचोड़ क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि हर रिसीट, हर माल जो हमारी जेब में आता है, हमारे हाथों में आता है, उसको हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया कि वो माल आया है विद एक्टिविटी या विद एक्टिविटी। नाम से ही जाहिर है इसके अंदर हमने कुछ हरकत की है तो बरकत हुई है, हरकत से बरकत हुई है। हरामखोरी के पैसे नहीं है, बैठे बैठे नहीं मिला माल हमें, कुछ हमने इसमें हरकत की है, कुछ मेहनत की है, कुछ खून पसीना हमारा इसमें शामिल है, विद एक्टिविटी। अच्छा, विद एक्टिविटी के अंदर भी हमने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इसका ताल्लुक है नीयत से। किससे? नीयत से। इनकम जनरेटिंग है या नॉन इनकम जनरेटिंग है? इनकम जनरेटिंग के अंदर इंटेंशन होगी टू जनरेट इनकम। इसका मतलब सर यहां पर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे विद द इंटेंशन टू जनरेट इनकम। हमारी इंटेंशन ही है कि हम इनकम जनरेट करें। जैसे एग्जाम्पल, सेल परचेज ऑफ गुड्स, सेल परचेज ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं अपने क्लाइंट्स को, मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं KNS को, क्या ये विद एक्टिविटी है? क्या हरकत में बरकत हो रही है? कब से हरकत ही चल रही है। ठीक है, पढ़ा ही रहा हूं मैं। इसके अलावा अपने क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दूंगा तो भी
विद एक्टिविटी है, एक्टिविटी चल रही है, खून पसीना, समझ रहे हो ना, हलाल की कमाई है। हमने कहा जी सर ये तो इंटेंशन है आपकी, इनकम जनरेट करने की इंटेंशन के साथ ही एक्टिविटी हो रही है। ज़बरदस्त हो गई बात। और एग्जाम्पल भी ले लें, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। तो हमने कहा सर ये जितनी भी एक्टिविटी विद एक्टिविटी हो रहा है, सेल परचेज ऑफ शेयर्स एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, विद एक्टिविटी हो रहा है सारा के सारा, सेल परचेज ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हमने कहा जी सर ये सारी की सारी इनकम ये सारी रिसीट्स जनरेट हो रही हैं, और हमारी मेन चीज क्या है इसमें, इंटेंशन क्या है, टू जनरेट इनकम। तो हमने कहा सर अब ये जो रिसीट है जो विद एक्टिविटी आ रही है और जिसमें इंटेंशन है टू जनरेट इनकम, ये होगी रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, ये होगी रेवेन्यू, यानी कि ये इनकम होगी, यानी कि इस पे क्या लगेगा, माजरत के साथ, ठीक होगी बात। तो सर इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी रिसीट्स भी होती हैं जिसके लिए हरकत भी होती है और जिसमें अल्लाह पाक बरकत भी दे देते हैं, लेकिन इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं होती। कैसा हो सकता है? एग्जाम्पल मिसाल देता हूं मैं, फिर यहीं से कल शुरू करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें आ रही हैं और अभी आपको पता लगेगा कि टैक्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिसाल के तौर पर मुझे नया सेलफोन लेना है, मुझे लेना है सैमसंग फोल्ड, कौन सा चल रहा है आखिरी वाला, Z5 लेना है मुझे, आया भी नहीं है अभी, मुझे लेना है। अस्सलाम वालेकुम। 11:25 तक उसने कहा था आप क्लास लें, 11:30 पे सेशन है, स्टार्ट हो जाएगा 11:30 पे। हाँ, मुझे थोड़ी सेटिंग भी करनी होगी ना। अच्छा, मुझे उसने कहा कि सर उमर गाजी थोड़ा लेट आएंगे, आप 11:25 तक क्लास लें। नहीं 11:30 पे सेशन है सर, साजिद तक यहाँ पे। अच्छा, बस 1 मिनट में खत्म करो, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में खत्म करो। मैंने अपना सेलफोन बेचा, क्यों बेचा? मुझे इससे पैसे नहीं कमाने, मुझे नया सेलफोन खरीदना है। मैंने ये खरीदा था 50,000 रुपए का, मैंने कहा बोली लगा रहा हूँ, कौन कितने का लेगा। ऑक्शन हुआ और एक स्टूडेंट ने ले लिया मिसाल के तौर पर 60,000 रुपए का। तो क्या मुझे गेन हो गया इस पे? गेन हो गया इस पे मुझे? क्वेश्चन मार्क। क्या इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्वेश्चन मार्क, सस्पेंस, कल जवाब देंगे इसके पर। गाड़ी, मेरी गाड़ी है, मैंने बेच दी, मुझे नई गाड़ी लेनी है। उस गाड़ी को बेचकर पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है। मैंने उस गाड़ी को बेच दिया, गाड़ी ली थी मैंने 20 लाख रुपए की, गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बेची मैंने 28 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए का मुझे क्या हो गया? गेन हो गया। क्या वो गेन टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क। सोचो, कल जवाब मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।